हेलो साथियों, नमस्कार। स्टडी विद जीनियस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम जो है क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान में जियोग्राफी भूगोल पढ़ रहे थे। उसकी एक यूनिट जो है कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बात करते हैं साथियों सेकंड यूनिट की, और हमारी सेकंड यूनिट है साथियों वन एवं वन्यजीव संसाधन। पहली यूनिट में आपने पढ़ा था कि संसाधन कौन कौन से हैं, किन संसाधनों का अतिदोहन क्यों हो रहा। तो वहीं से हम पहला संसाधन हमारा पढ़ते हैं वन और वन्यजीव। वन और वन्यजीव हमारे लिए बहुत ही उपयोगी संसाधन है। और जब बात साथियों वन और वन्यजीव की बात की जाती है तो हम भी जो है इन्हीं संसाधनों के बीच में जो है आते हैं। अब यहाँ से आप जो है इसकी परिभाषा से स्पष्ट है कि जैव संसाधन किसे कहते हैं। जैव, चूंकि साथियों जो चीज़ें होती हैं, जो भी संसाधन होते हैं, दो चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। पहले हमारे बनते हैं जैव, दूसरे हमारे होते हैं अजैव। जैव संसाधनों का मतलब वो संसाधन जिनमें जीव व्याप्त है, जीवन व्याप्त है। अजैव संसाधन वो संसाधन है जिनमें कि जीव व्याप्त नहीं है। इससे पहले भी मैंने एक डेफिनेशंस के माध्यम से आपको उपसर्ग की परिभाषा से भी बताया था साथियों। जैसे कि पराजय, पराजय का मतलब होता है साथियों हार, लेकिन इसके आगे अगर मैं अ लगा देता हूँ तो अपराजय का मतलब होता है विजय। जस्ट अ उपसर्ग किसको, इसके अर्थ को उल्टा कर देता है। उसी तरह से साथियों एक होता है हमारा जैव और एक होता है अजैव। जैव अर्थात जिसमें जीवन व्याप्त है, या ऐसे संसाधन जिनकी प्राप्ति हमें कहाँ से हो, जीवमंडल से हो। क्या कहेंगे हम कहेंगे जैव कहेंगे। जैसे मनुष्य, वनस्पति, प्राणी जात, मत्स्य, पशुधन। चूँकि आप लोग जानते हो कि मनुष्य में जीवन होता है, वनस्पति में जीवन होता है, सभी प्राणी जात में जीवन होता है। साथियों आप एक बात बताइए, क्या मछली में जीव नहीं होता? जीव होता है। तो अगर हम इन चीज़ों की प्राप्ति अगर कहीं से कर रहे हैं तो कहाँ से करेंगे? हम जैव मंडल से करेंगे। तो हम क्या कहेंगे? ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहेंगे। अब जैव संसाधन की बात हो गई है साथियों, तो जैव संसाधन में एक चीज आती है जीव विविधता। अब ये जैव विविधता किस तरह से पाई जाती है साथियों? तो अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक खेत है ना, या एक भूखंड है, इस भूखंड में है ना, यहां पर मेरे पास पेड़ है, इस एरिया में मान लो पेड़ है, इस एरिया में जो है जीव हैं, इसमें मत्स्य है, जीव नहीं कहेंगे, पशु कहेंगे, मत्स्य है, और अनेकों प्रकार की चीजें हैं, जीव है ना। इसमें पशु हो गए, पेड़ हो गए, मत्स्य हो गए, और अन्य अगर कृषि फसलें हैं, कुछ भी चीजें। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर भी जीव है, यहाँ पर भी जैव है, यहाँ पर भी जैव है, यहाँ पर भी जैव। लेकिन इन जैवों में क्या है? क्या है? विविधता है। विविधता का मतलब होता है सत्य अनेकों प्रकार का होना। क्या होना? विविधता का मतलब होता है अनेकों प्रकार का होना। तो मैं क्या कहूंगा कि इस भूखंड में मेरे पास क्या है? जैवों की विविधता है। इसी जैवों की विविधता से एक शब्द बना सकते हो जिसे हम कहते हैं जैव विविधता। क्योंकि अलग अलग तरह की चीजें एक साथ क्लब होके हम क्या कहेंगे? जैव विविधता कहेंगे, है ना। तो क्या होता है साथियों? जैव विविधता वन्य जीव और कृषि फसलों की विविधता का प्रतीक है, अर्थात अनेकों प्रकार को एक साथ बताना ये क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। वनस्पति वन्य जीवों के अनेक प्रकार के पेड़ पौधे, जंतु, मनुष्य, मानव की अनेक जातियां उपजातियां होती है, और इन्हीं जातियों को हम क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता के कारण ही मनुष्य को आवश्यकताओं की अनेक प्रकार की वस्तुएं प्राप्त होती है, और जिससे उसका जीवन पृथ्वी पर बना है। हमें मत्स्य से भोजन प्राप्त हो रहा है, हमें फसलों से भोजन प्राप्त हो रहा है साथियों। हमारी रहने की चीज़ें, हम झोपड़ी बना रहे हैं तो पेड़ पौधों से बना रहे हैं। अर्थात हमारी जो आवश्यकता, हम पशुओं से चारा ढो रहे हैं, पशुओं का दूध खा रहे हैं, तो हमारी जो है कि आवश्यकताओं की पूर्ति कहाँ से हो रही है? हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो रही साथियों जैव विविधता से। तो जैव विविधता हमारे लिए मानव जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि अगर जैव विविधता नहीं होगी, अगर ये सारी चीज़ें नहीं होती है,
तो हम मर जाएंगे, क्योंकि हम कुछ खा नहीं पाएंगे, हम कहाँ रहेंगे। तो सिंपल सी बात है कि मनुष्य का जीवन पृथ्वी पर अगर बना है तो जैव विविधता उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। हमने सबसे पहले पढ़ा साथियों जैव संसाधन क्या है, फिर पढ़ा हमने जैव विविधता क्या है। क्यों है? क्योंकि अनेक प्रकार के वन्य जीव। अब भारत में जो जैव विविधता होती है साथियों, इसके कम करने वाले कारक पड़े हैं। क्या क्या कारक है? वन्य जीवों के आवास का नुकसान, विनाश होना। मान लो पुरातन काल में पुराने लोग हमारे कहते थे कि हमारे गांव में भी शेर रहता था, लेकिन साथियों हमने क्या करा, जो भी जंगल में पेड़ थे सब खत्म कर दिया। जब हमने सारे पेड़ों को खत्म किया तो बताइए शेर कहाँ रहेगा? भाई शेर के रहने की हमने जो जगहें थी हमारे पास, हमने उन जगहों को ही खत्म कर दिया, तो शेर अब कहीं रहेगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में साथियों जो जैव विविधता थी वो कम हुई या नहीं? क्योंकि पहले हर जगह जंगल था साथियों, पहले हर जगह हर तरह की चीज़ें जो अवेलेबल थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब उन चीज़ों को ख़त्म करने में हमारा हाथ है, क्योंकि हमने उनके आवास को, वो जहाँ रहना चाहते थे साथियों, उनको ख़त्म कर दिया। इसीलिए तो चीते हमें कीनिया से लाने पड़ रहे हैं, केनिया से चीते ला रहे हैं हम, नामीबिया से चीते ला रहे हैं, उनको यहाँ रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जब जगह नहीं थी हमने उनके आवास को ख़त्म कर दिया, वो जाति विलुप्त हो गई साथियों। पर्यावरण प्रदूषण कर रहे हैं साथियों। पुराने जमाने में आपने देखा होगा गिद्ध हुआ करते थे, जब जानवर मृत हो जाता था उसके मृत शरीर को नोच नोच कर गिद्ध खा जाते थे। लेकिन साथियों हमने पर्यावरण प्रदूषण कर दिया, अनेकों कीटनाशकों का प्रयोग किया और उन प्रयोग से वो गिद्ध दूर चले गए, हमने उनके आवास को खत्म कर दिया, वो खत्म हो गए। तो पर्यावरण प्रदूषण भी, विषाक्तीकरण, अनेकों प्रकार के अगर हम जहरों का उपयोग करते रहेंगे साथियों कीटनाशकों में, मान लो ये फसलें हैं मेरी, इन फसलों में ये कीड़ा लगा है, इस कीड़े को मैंने दवा के स्प्रे से मार दिया, ये मर जाता है साथियों, इसे बगुला खा लेता है तो बगुला भी मर जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जैव विविधता को खत्म कर रहे हैं। दावानल, अनेकों दवाओं का उपयोग कर रहे हैं साथियों। हम हर चीज में, इंसान आज इतना स्वार्थी हो गया है कि वो किसी को चाहता ही नहीं है कि पृथ्वी पर वो चलें, वो रहें, इसलिए वो दवाओं का उपयोग कर रहा है। हम दवा डाल देते हैं, मछली मर जाती है, दवाएं समुद्र में जा रही, नदियों में जा रही, कुओं में जा रही। तो हम क्या कर रहे हैं साथियों, ऐसी स्थिति में जैव विविधता को ही खत्म कर रहे हैं ना। हम जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं, हम सूअर का शिकार कर रहे हैं, हम शेर का शिकार कर रहे हैं, हम हाथी दांत का व्यापार कर रहे हैं, काला धंधा, हाथी दांत का काला धंधा चल रहा साथियों, उसमें जंगली जानवर को मारा जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो बड़ी ही विडंबना यह है कि जैव विविधता कम होती जा रही है। तो साथियों आप लोगों को समझ में आया होगा कि जैव विविधताएं क्यों खत्म हो रही होगी। अब मेरे हिसाब से आपको डाउट नहीं रहा होगा। साथियों मैं सोशल साइंस पढ़ाता हूँ, बिल्कुल एक इजी वे में पढ़ाता हूँ। सोशल साइंस में पढ़ाता हूँ साथियों, एक कहानी के रूप में पढ़ाता हूँ, कहानी जैसा सब्जेक्ट भी है ना, इसलिए। अब नेक्स्ट चलते हैं साथियों, हमारा अगला ये बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो ध्यान रखिएगा हमारा जो पश्चिम बंगाल है इसमें बक्सा टाइगर रिजर्व है। इसके अलावा साथियों एक शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा उसमें कौन कौन से टाइगर रिजर्व है और कहाँ कहाँ है। लेकिन बक्सा टाइगर रिजर्व ही हमें चर्चा में क्यों आया, बक्सा टाइगर रिजर्व को साथियों चर्चा में आने का विषय यह है कि जो बक्सा टाइगर रिजर्व है वहाँ डोलोमाइट की एक खदान है, और डोलोमाइट की जो खदान है उस डोलोमाइट की खदान के कारण साथियों वहाँ पर क्या हो रहा है, उसको खोद रहे हैं। अब जब हम उसको खोदेंगे तो क्या हो रहा है, डोलोमाइट को अगर हम खोद रहे हैं वहाँ, तो वहाँ खाई हो रही है, तो हमारा टाइगर रिजर्व खत्म हो रहा है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों डोलोमाइट क्या है, डोलोमाइट एक अयस्क है, और ये किसका अयस्क है, तो यह कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है डोलोमाइट, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम अगर कहीं पर चीज़ें पढ़ते हैं तो उससे रिलेटेड चीज़ें हमें याद होना चाहिए। बक्सा टाइगर रिजर्व साथियों कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। अगर हम एमपी की बात करते हैं, वैसे मैंने आप लोगों को कहा है कि
मैं आप लोगों को टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, है ना। वो साथियों, टाइगर जो है, अगर बात करें कि टाइगर स्टेट कौन सा है, तो जो हमारा एमपी वो टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कहीं टाइगर पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बांधवगढ़, सतपुड़ा, रातापानी, है ना। कुल मिला के लगभग 7 के आसपास जो है टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट कहा जाता है, क्योंकि आप में हम सभी मध्य प्रदेश के स्टूडेंट हैं, तो मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में हमें जानकारी होना चाहिए। IUCN साथियों, IUCN एक संस्था होती है, और ये IUCN क्या करती है, ये IUCN उन जानवरों की लिस्ट जारी करती है कि जो संकटग्रस्त है या उन पर किसी प्रकार का जो है संकट आने वाला है, तो ये उस तरह की जो है IUCN का साथियों, अगर आपसे नाम अगर पूछता है कि क्या होता है, तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर इसका फुल फॉर्म होता है। और ये क्या करती है साथियों, प्राणियों को 6 चीजों में बांटती है। अब ये 6 चीजों में किस तरह से बांटती है, 6 चीजों में इस तरह से बांटती है। इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेशंस का हिंदी में अर्थ होता है साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, ठीक है। ये 6 चीजों में, एक तो सामान्य, कुछ संकटग्रस्त हैं, जिंदा है लेकिन खत्म हो सकते हैं, सुबेद, ये खत्म होने की कगार पे, दुर्लभ जातियां, ऐसी जातियां जो मिल नहीं, स्थानिक जातियां, और जो कि लुप्त हो चुकी ऐसी जातियों में ये क्या करती है, ये पेड़ पौधों और प्राणियों को बांटती है। अब पढ़ते हैं लुप्त जातियां क्या है साथियों। इनके रहने के आवासों की खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई है। जैसे कि एक गांव है और इस गांव में मान लेते हैं एक भेड़िया रहता है। अब जब मुझे पता चला कि यार हमें भेड़ियों का संरक्षण करना है, भेड़ियों को ढूंढते ढूंढते हम उस गांव में आए, मान लो गांव का नाम है रातापानी। हम रातापानी गए, रातापानी में हमने भेड़िया देखे, भेड़िया हमें कहीं नहीं मिले। ऐसी जाति लुप्त जातियां कहलाती है। और साथियों, भारत में अगर हम लुप्त जातियों की बात करते हैं तो कितने प्रतिशत जो है जीव जंतुओं को लुप्त होने की कगार पर, तो 10% तो वन और वनस्पति और 20% स्तनधारी। और इन स्तनधारियों में कौन कौन से साथियों, चीता, जो कि आपने देखा गोल 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 चीता, गुलाबी सिर वाली बदक, पहाड़ी कोयल, जंगली चित्तीदार उल्लू, मधुका, इंसिम हुबडरिया, न्यूप्टेनॉर, ये जातियां साथियों विलुप्त होने की कगार पर, क्योंकि हम वन्य और वन्य जीवों का तो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। और हमारा देखो साथियों, अगर हमें नैतिकता के पाठ की बात करते हैं, हम नैतिकता से बात करते हैं, नैतिकता का अर्थ है साथियों हमारे अंदर के मूलों को अगर झकझोरा जाए तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए। अब चीज आती साथियों अभ्यारण्य किसे कहते हैं, किसे कहते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य कहते हैं साथियों राष्ट्रीय उद्यानों के ही समान होते हैं। ये वन्य प्राणियों को संरक्षण करते हैं और प्रजातियों को सुरक्षित करने के लिए के प्राकृतिक स्थान। यहाँ बिना अनुमति के वन्य जीवों का शिकार करना मना है। अगर आपसे कोई पूछता है कि यार मैं वन्य जीव जो है अभ्यारण्य में शिकार कर सकता हूँ क्या, तो वो कहेंगे कि अनुमति के बिना आप शिकार नहीं कर सकते। यहाँ पर वन्य जीवों को संरक्षित किया जाता है साथियों, उनको सुरक्षित रखा जाता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि मैं वन्य जो है मैं अभ्यारण्य में शिकार कर सकता हूं, तो कहना पड़ेगा कि नहीं, अनुमति लीजिए, अर्थात अब फंस जाओगे। आप किसी अभ्यारण्य में से कोई पेड़ तक नहीं काट सकते हो साथियों बिना परमिशन के। तो ऐसी चीजें, ऐसे सुरक्षित उन चीजों को सुरक्षित करने की जो चीजें होती है हम उन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। केंद्रीय वन आयोग क्या होता है? केंद्र सरकार ने साथियों 1965 में केंद्रीय वन आयोग की स्थापना की। अगर आपसे पूछता है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना कब हुई, तो आप ध्यान रखिएगा 1965 में। इसका कार्य यह होता है साथियों, यह आंकड़े एकत्रित करता है, किनका करता है, और तकनीकी सूचनाओं को प्रसारित करना, बाजारों का अध्ययन करना और वन विकास संस्थाओं का जो है कार्य करना।
क्योंकि केंद्रीय वन आयोग है साथियों, तो क्या करेगा ये, कम से कम वन विकास संस्थाओं का जो है कार्य तो करेगा ना, उनके आंकड़े एकत्रित करेगा। केंद्रीय वन आयोग का शायद मुख्यालय देहरादून में है, थोड़ा सा सर्च कीजिए। ये साथियों क्या होता है, मैं किसी चीज को अगर पढ़ाता हूं, आप लोग इसे इंटरनेट के माध्यम से, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है, अगर आप वहां से डाटा कलेक्ट करते हो तो मेरे हिसाब से आप लोगों को बहुत ज्यादा मात्रा में याद होने की गुंजाइश रहती है। मैं कहानी वे में ही जो है सोशल साइंस और साइंस पढ़ाता हूँ। आपने अगर इससे पहले मेरी क्लासेस नहीं पढ़ी है तो आप लोग जो है वीडियो सेक्शन में जाकर पढ़ लीजिए। इसी तरह साथियों भारतीय वन्य जीवन अधिनियम आया 1972 में। अगर आपसे पूछता है कि कब आया, 1972 में आया। अब इससे क्या क्या प्रावधान है साथियों, ये वन्य जीवों के आवास को रक्षण एवं उनके अनेक प्रावधान थे। क्या प्रावधान थे? वन्य जीवों के आवास का रक्षण करना, ऐसे अनेक प्रावधान थे। सारे भारत की रक्षित जातियों की जो है सूची प्रकाशित करके संकटग्रस्त जातियों को बचाने का, उन पर शिकार को प्रतिबंधित करने पर वन्य जीवों को कानूनी संरक्षण दिया। जैसे हिरण को मार दिया था शाहरुख खान, तो हिरण को क्या साथियों कानूनी रक्षण प्राप्त। और जंगली जीवों के व्यापार पर जो है रोक लगाना, ऐसे जो है भारतीय वन्य जीवन अधिनियम के प्रावधान थे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा वन्य जीव पशु विहार स्थापित करना, जिसमें केंद्र उसके हिसाब से करेगा, राज्य उसके हिसाब से करेगा, और दोनों मिलकर जो है बड़ी बड़ी जो है वन्य जीव पशु विहार की जो है योजनाएं। इसका उद्देश्य यह था साथियों, कई प्रकार के जो है खतरे में पड़े विशेष वन प्राणियों को जो है रक्षा देना, जैसे गेंडा, जैसे बाघ, कश्मीरी हिरण जिसे कहते हैं हंगुल, मगरमच्छ, एशियाई शेर, इन लोगों को संरक्षण प्रदान किया साथियों। क्योंकि भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 क्या करता है, इन चीजों को जो है संरक्षण देना, इनके लिए योजनाएं चलाई। बाघ परियोजना चलाई, गेंडा परियोजना, कश्मीरी हुंगल परियोजना, मगरमच्छ परियोजना, चंबल में मगरमच्छ ला के डालें, एशियाई शेरों का। इस अधिनियम के अंदर कुछ समय पहले भारतीय हाथी, काला हिरन, चिंकारा, भारतीय गोंडवाना, हिम तेंदुआ आदि के शिकार और व्यापार पर जो है पूर्ण व आंशिक प्रतिबंध लगाकर कानूनी रक्षण प्राप्त किया। इस अधिनियम के तहत साथियों एक कानूनी ताकत दी सरकार ने अपने आप को ली कि हम इन चीजों को जो है मारने नहीं देंगे, इनका व्यापार नहीं करने देंगे, तब जाके हम जो है इन चीजों का संरक्षण कर पाएंगे। तो भारतीय वन्य जीवन अधिनियम 1972 आप लोग डिटेल्स में समझ चुके हैं। तो साथियों अभी तक कोई डाउट्स मेरे हिसाब से नहीं रहा होगा, मैं बिल्कुल कहानी के वे में पढ़ाता हूं। अब साथियों वनों से प्राप्त होने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ जो है बताइए। प्रत्यक्ष का मतलब ये हुआ साथियों, जैसे कि सरकार, मैं खड़ा हूं, मैंने आपसे पैसे मांगे, आपने तुरंत मुझे पैसे दे दिए, आपने मेरी प्रत्यक्ष रूप से सहायता की। अब अप्रत्यक्ष रूप से यह होता है साथियों, जैसे मुझे किसी चीज की जरूरत है, आपने डायरेक्ट मुझे नहीं दी, मुझे प्याज की जरूरत है, लेकिन आपने जो है प्याज मुझे नहीं दिए, लेकिन उसके बदले में दूसरी चीजें, दूसरों के हाथ जो है मुझे कुछ चीजें पहुंचवा दी, पैसे पहुंचा दिए, वो पैसे मैं बाजार लेकर जो है प्याज खरीद देता हूं, तो ऐसी चीजें कहलाती है अप्रत्यक्ष रूप से। तो साथियों वनों के बारे में हम लिख सकते हैं ना, हमें कई प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। अब वन के बारे में, वनों से कौन लाभ प्राप्त नहीं होता, हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है साथियों, ईंधन होता है, कागज जो है वो भी वन की लकड़ियों से ही कागज बनता है। तो ऐसी चीजें हमें लिखने में किसी प्रकार की कोई कमी थोड़ी ना होगी, क्योंकि जब हम जानते हैं साथियों कि हम इन चीजों के बारे में लिखना बहुत ही परिपक्वता से जानते हैं। कुछ चीजें आप अपने आप से झकझोर के जो है झकझोरना सीखो। कहते हैं ना साथियों कि वन कट रहे हैं इसीलिए बारिश नहीं हो रही, तो नमी को आकर्षित करके वर्षा में सहायकता होते हैं, वायु प्रदूषण को क्या करते हैं, कम करते हैं, मृदा अपरदन को रोकते हैं। इससे पहले के चैप्टर में हम पढ़ के आए मृदा अपरदन। जब झाड़ पेड़ पौधे रहेंगे साथियों, तो जंगल पशुओं को प्राकृतिक आवास प्रदान होगा, उनका संरक्षण होगा। ये सारे जो है वन से हमें प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होते हैं।
बाढ़ का नियंत्रण भी पेड़ों से, वनों से होता है। हमें कई प्रकार की जड़ी बूटी मिलती है, वनों से मिलती है। हमारे भूमि जल को स्तर का ऊंचा रहने में वन सहायक होते हैं। वन मनोहारी और आकर्षण क्षेत्र जैसे पर्यटक क्षेत्र बनाते हैं। वन आदिम जातियों की शरणास्थली है, क्योंकि आदिम लोग कहाँ छुपते थे साथियों? वन में। वन से हमें कंद मूल फल पशु पक्षी हर चीजें अवेलेबल होती है। कहाँ मिलती है? हमें वन से मिलती है। साथियों, हमारे जीवन में वन का एक बहुत ही बड़ा जो है योगदान रहा है। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में मैं वन्य और वन्य जीवों संसाधनों का वितरण, आरक्षित अनारक्षित रक्षित अनेक प्रकार का जो है इस चैप्टर को अगले सेशंस में आप कंप्लीट कर दूंगा। आज समय की अनुपलब्धता के कारण आज के लिए इतना ही साथियों। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक्स करें, और लाइक्स करें ना करें लेकिन अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू साथियों। जय श्री महाकाल। मिलता हूं अगले सेशंस में आप सभी के साथ एक अलग एनर्जी।